आज पढ़ेंगे वाक्य रचना और एवं अशुद्धियाँ। सेंटेंस फॉर्मेशन एंड एरर। वाक्य क्या होता है? वाक्य या सेंटेंस क्या होता है? सार्थक शब्द या सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो, अर्थ प्रदान करता हो, क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाता है। मतलब सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित और अर्थ प्रदान करता है, वाक्य कहलाता है। यहाँ देखिए, आइए, भीतर आइए, मैं अभी पिताजी को बुलाता हूँ, आप बैठिए, क्या गांव में सब सकुशल हैं? ध्यान दीजिए, इन सभी शब्द समूहों में सार्थक बातें प्रकट हो रही हैं। इन सब समूहों के पश्चात विराम चिन्ह भी दिया गया। ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इस चारों वाक्यों से? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या है। वाक्य रचना के लिए आवश्यक है उनमें शब्दों का क्रम निम्न प्रकार हो। जैसे दिनेश पत्र लिखता है, पहले कर्ता है, कर्म या पूरक है, फिर क्रिया है। यदि पत्र लिखता है दिनेश कहा जाए तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। प्रत्येक वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों आवश्यक होते हैं। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त किए गए अन्य शब्द या तो कर्ता या आश्रित होंगे या फिर क्रिया पर आश्रित होंगे। मतलब या तो कर्ता पर निर्भर करेंगे या तो क्रिया पर निर्भर करते हैं। अब देखिए वाक्य के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य पहला क्या है? सार्थकता है, फिर योग्यता है, आकांक्षा है। सार्थकता क्या होगा? वाक्य रचना में प्रयुक्त सभी पद सार्थक होने चाहिए। यदि वाक्य का कोई अंश निरर्थक हो तो उससे अर्थ में बाधा आती है, किंतु अपवाद स्वरूप कभी कभी निरर्थक शब्द का प्रयोग होने पर भी वाक्य अर्थवान हो जाता है। जैसे तालाब में सुंदर कमल खिलते हैं। इस वाक्य में शब्दों की सार्थकता का अभाव है। सार्थकता का अभाव है। चलिए योग्यता देखते हैं। योग्यता का अर्थ होता है क्षमता। वाक्य में शब्द सार्थक होने चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की आपस में संगति होनी चाहिए। अच्छा, बच्चा भूसा खाता है, गाय मांस खाती है। इन वाक्यों में योग्यता का अभाव है क्योंकि ये असंगत है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे के साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं। गाय घास खाती है या भूसा खाती है, बच्चा मांस खाता है, ये सार्थक होंगे, लेकिन यह सार्थक नहीं है। इसलिए क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। आकांक्षा आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। वाक्य में अपने आप में पूरा होना चाहिए। वाक्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह पूरा अर्थ दे सके। ठीक है, उसे पढ़कर या सुनकर भाव पूरा करने के लिए कुछ जानने की आकांक्षा न रहे। जैसे आकाश को एक सुंदर खिलौना चाहिए, राम ने कार्य पूरा कर लिया। इन वाक्यों को पढ़ने पर उन वाक्यों के अगले पदों को जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इस वाक्यों में आकांक्षा का अभाव है। ठीक है, यहाँ योग्यता की अभाव थी, यहाँ आकांक्षा का अभाव है। ठीक है, और ऊपर क्या था? सार्थकता का अभाव था। यानी हमारी क्या है? सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा होती है। सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए निकटता क्या होती है। ठीक है, वाक्यों के शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता आवश्यक है। रुक रुक कर बोलने से शब्द में बाधा डालते हैं। यदि कुछ ठहराव दिखाना आवश्यक हो तो विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गौरी की स्लेट डॉट डॉट टूट गई। इस वाक्य में गौरी के बाद के पदों का उच्चारण देर से होने पर वाक्य का अर्थ स्पष्ट होने में बाधा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसे निकटता भी क्या होना चाहिए? निकटता होना आवश्यक है। पदक्रम वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम में प्रयोग होना आवश्यक है। पदक्रम के नियमों का उल्लंघन करने पर वांछित अर्थ नहीं निकलता है। पहनी राम ने लाल कमीज, लिखता है गौरव एक पत्र। देखिए ये सब में क्या है? क्रम का उलटफेर कर दिया गया है। यानी पदक्रम का क्या है? अभाव है, जिससे
सार्थक अर्थ जानने की कठिनाई उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसलिए पदक्रम होना आवश्यक है। पदक्रम उचित क्रम होना या पदक्रम होना आवश्यक है। अन्वय, अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्यों में कर्ता कर्म क्रिया के लिंग वचन पुरुष और कारक में मेल होना आवश्यक है। इनके अभाव में रुकावट आती है। ठीक है, जैसे छोटी बच्चा रो रही है, हम कल आपके घर आएंगे। इन दोनों वाक्यों में लिंग क्रिया का मेल न होने से वाक्य क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाक्यों के भाग, वाक्यों के दो भाग होते हैं। याद रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज अटेंशन। वाक्यों के दो भाग होते हैं, उद्देश्य विधेय। देखिए ये मान लीजिए वाक्य लिखा गया है, इसके दो पार्ट होंगे। पहला क्या होगा, उद्देश्य। चलिए ऊ से उद्देश्य हो गया और वी से विधेय हो गया। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, उद्देश्य, दूसरा विधेय हो जाएगा। वाक्यों का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। जिसके विषय में बात होगी वो उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, अब विधेय क्या होता है, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाएगा उसे क्या कहा जाता है, उस वाक्य का विधेय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा, वह वाक्य क्या होगा, विधेय कहलाता है। अब देखिए वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वह वाक्य का विधेय कहलाता है। जैसे रमेश भोजन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रमेश, ठीक है, किसके बारे में बात, भोजन कौन कर रहा है, रमेश। बिल्ली दौड़ रही है, कौन दौड़ रही है, बिल्ली। मछली तैर रही है, कौन तैर रहा है, मछली। इन वाक्यों में रमेश, बिल्ली, मछली विषय में बताया गया है। ठीक है, इनके विषय में बात हो रही है, तो ये क्या होंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं, उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। तो वाक्य का जो कर्ता होगा वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य होगा, बाकी क्या हो जाएंगे, विधेय हो जाएंगे। अब देखिए, लड़का फुटबॉल खेलता है, लड़का क्या खेलता है, या लड़का क्या ठीक है, ठीक है, लड़का क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। लड़की क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है। बच्चा फल खा रहा है। ठीक है, इन वाक्यों में फुटबॉल खेलता है, पुस्तक पढ़ती है, फल खा रहा है, वाक्य में ये भाग अपने उद्देश्य के विषय में स्पष्ट करते हैं क्या इनका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, विधेय हो जाएंगे। तो याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाक्यों के भेद, वाक्यों के भेद देखते हैं। वाक्यों के दो भेद होते हैं। ठीक है, वाक्यों के भेद, वाक्य के भेद निम्न दो आधार पर किया गया है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। पहले हम क्या पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भेद, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए, विधानार्थक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेह वाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। पहले क्या पढ़ेंगे, विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। अब देखिए इसमें क्या होता है, वे वाक्य जिनके द्वारा किसी कार्य का करना अथवा बात का होना प्रकट हो, मतलब किसी काम का होना या बात का प्रकट होना हो। ठीक है, बात का प्रकट होना, प्रकट होता हो। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, विधानार्थक वाक्य कहलाएंगे। जैसे मनीष स्कूल जाता है। ठीक है, कार्य कर रहा है ना, कहाँ, स्कूल जाने का। यह एक फूल है। ठीक है, किसी फूल के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, विधानार्थक वाक्य हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नकारात्मक वाक्य क्या होगा, ये देखिए ये कट गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नकारात्मक वाक्य क्या होता है, वे वाक्य, ठीक है, वे वाक्य होते हैं जिससे किसी कार्य का न करना अथवा किसी बात का न, ठीक है, बात का न होना प्रकट होता है। मतलब कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, हरीश पान नहीं खाता, सुनील फिल्म नहीं देखने गया, राम गोभी का फूल नहीं लाया, ये सब नकारात्मक वाक्य हैं।
ठीक है, नदी में पानी नहीं है, ये सब क्या है, नकारात्मक वाक्य हैं, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। ये वे वाक्य हैं जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। बच्चा क्या कर रहा है, आप क्या खा रहे हैं, आप क्यों लाए हैं, आपका क्या नाम है, क्या आप राजधानी से हैं, क्या आप दिल्ली से हैं, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब देखते हैं संकेतवाचक वाक्य क्या होता है। वे ये वे वाक्य होते हैं जिसके द्वारा संकेत किया जाता है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, जब आप आ जाओगे तब मैं तब मैं चलूंगा। मतलब संकेत है, कुछ होगा तो मैं कुछ करूंगा। ठीक है, संकेतवाचक वाक्य। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, इच्छावाचक वाक्य, ये वे वाक्य हैं जिसमें इच्छा, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है। ठीक है, इच्छावाचक, आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आपको 100 वर्ष तक जीवित रखे, सौभाग्यवती भव। ठीक है, ये सब क्या है, इच्छावाचक वाक्य है, किसी को आशीर्वाद दें, तुम पास हो जाओगे। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, ये वे वाक्य होते हैं जिससे आज्ञा, आदेश, प्रार्थना का बोध होता है। रमेश तुम बाजार चले जाओ, आप चुप रहिए। तो ये किस तरह का वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, संदेहवाचक मतलब संदेह हो, ये वो वाक्य होते हैं जो किसी कार्य के होने या करने का संदेह हो। शायद आज वर्षा होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। संभव तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, छिपा भी सकता है, नहीं भी छिपा सकता है। विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है, ये वे वाक्य हैं जिसमें शोक, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों का बोध होता है। आहा कैसी सुंदर लड़की है, अरे कितनी भयंकर बाढ़ आ गई, अरे वाह कितना सुंदर गाता है, अरे तुम कब आए। ये सब क्या है, विस्मयवाचक वाक्य हैं। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम आता है, पेपर में बहुत बार पूछता है। चलिए इसको देखते हैं आज। साधारण वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो। याद रखिएगा, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य यानी एक कर्ता और एक विधेय, ठीक है, हो तो उसे क्या बोलेंगे, साधारण या सरल वाक्य बोलेंगे। लड़का पतंग उड़ा रहा है, हरीश नदी में तैर रहा है। इन वाक्यों में लड़का और हरीश उद्देश्य है, पतंग उड़ा रहा है, नदी में तैर रहा है, ये क्या है, विधेय हैं। ये वाक्य क्या कहलाएंगे, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। याद रखिएगा, एक उद्देश्य और एक विधेय। संयुक्त वाक्य क्या होता है, दो अथवा दो से अधिक सरल वाक्य किसी समानाधिकार समुच्चय बोधक से जोड़े गए हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे लड़का पढ़ता है और लड़की बोलती है, लड़का पढ़ता है लड़की बोलती है, क्या है, साधारण वाक्य है। दो साधारण वाक्य है ना, लड़का पढ़ता है लड़की बोलती है, इनको जोड़ दिया गया है तो ये क्या हो, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य। चलिए, मिश्रित वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, मालूम होता है कि आज बारिश आएगी। ठीक है, वह बाजार जा रहा है क्योंकि उसे खरीदारी करनी है। इन वाक्यों में एक वाक्य प्रधान है, दूसरा वाक्य उस पर आश्रित है, तो इसे क्या बोलेंगे, मिश्रित। ये याद रखिएगा, यहाँ पे एक नोट्स दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त तथा मिश्रित वाक्य में से अधिकतर वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा जोड़े जाते हैं। इन प्रकार जुड़े वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, स्वतंत्र उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, इनको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य क्या होते हैं, वे उपवाक्य होते हैं जिनका अर्थ स्वतंत्र होता है,
जो अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होते। रवि मोटा है परंतु सचिन पतला है। तनु सो रही है और साक्षी विद्यालय चली गई। इन वाक्यों में दो उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य हैं। स्वतंत्र उपवाक्य प्राय, परंतु, किंतु, तथा और एवं आदि अवयव द्वारा जुड़े रहते हैं। याद रखिएगा, परंतु, किंतु, तथा और एवं आदि द्वारा जुड़े रहते हैं। अमिश्रित उपवाक्य वे उपवाक्य जो अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। यह वही घड़ी है जिसे मैंने दिल्ली से खरीदा था। आश्रित है। जैसे ही काम समाप्त हुआ कि वह सो गया। इन वाक्यों में मैंने दिल्ली से खरीदा था तथा वह सो गया आश्रित उपवाक्य हैं। आश्रित उपवाक्य प्राय जिसे, जो, जब, जिसने, उन्होंने, की, क्योंकि आदि द्वारा जुड़े होते हैं। तो याद रखिए, स्वतंत्र उपवाक्य होता है आश्रित। आश्रित किसी पे आश्रित होना, वाक्य पे आश्रित होना। स्वतंत्र मतलब दोनों स्वतंत्र होंगे। ठीक है, स्वतंत्र होगा किंतु जोड़ा, किंतु, परंतु, तथा और एवं से जुड़ा रहेगा। अगर जो, जब, जिसने, जिसे, ठीक है, जिन्होंने, की, क्योंकि आदि द्वारा जो जुड़ा होगा आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, इस तरह आप याद रखिएगा। ठीक है, संयुक्त और दोनों पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं क्या आता है। चलिए, वाक्य परिवर्तन क्या है। सरल वाक्य का मिश्रित वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य द्वारा मिश्रित वाक्य में परिवर्तन। ठीक है, सरल वाक्य का मिश्रित वाक्य में परिवर्तन। मिश्रित वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य में प्रयुक्त अंश को दो वाक्य बनाए जाते हैं। उन वाक्यों को यद्यपि, जो, जब, जिन्होंने, जिसने, जहाँ, की, क्योंकि आदि योजक से जोड़ दिया जाता है। सरल वाक्य। मोहन उदास है, कमल कृपण है। मोहन उदार है परंतु कमल कृपण है। उसने हरि से अपने साथ चलने को कहा। उसने हरि से कहा कि वह उसके साथ चले। वह सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया। क्योंकि उसे सब्जी खरीदनी इसलिए वह बाजार गया। सही है। सरल वाक्य, देखिए, सरल वाक्य द्वारा संयुक्त वाक्य के लिए दिए गए वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्यों में परिवर्तित कर दिया जाता है तो दोनों को और, तथा, लेकिन, परंतु, किंतु आदि संयोजक चिन्ह से जोड़ दिया जाता है। वह दूध पीकर सो गया। उसने दूध पिया और सो गया। भोर होते ही हम आगरा जा पहुंचे। भोर हुई और हम आगरा जा पहुंचे। सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है, तो यहाँ सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य में परिवर्तन। संयुक्त वाक्य के स्वतंत्र वाक्यों में से एक वाक्य को प्रधान वाक्य बना दिया जाता है, दूसरे को उस पर आश्रित। इसके लिए मिश्रित वाक्यों का प्रयुक्त किए जाने वाले दो व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। हम घर से बाहर निकले और वर्षा होने लगी। ये कैसा है? संयुक्त वाक्य है। जैसे ही हम घर से बाहर निकले वर्षा होने लगी। जैसे ही हम घर से बाहर निकले वर्षा होने लगी। तो ये क्या है? मिश्रित वाक्य है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे को तैरना था इसलिए नहर पर गए। बच्चे नहर पर गए क्योंकि, देखिए यहाँ क्योंकि आया ना, उनको तैरना था। ये क्या है? मिश्रित वाक्य। ये क्या है? संयुक्त वाक्य। मोहन ने चुटकुला सुनाया और वह हंसने लगा। मोहन ने ऐसा चुटकुला सुनाया कि सब हंसने लगे। यहाँ की क्योंकि आ रहा है इसलिए क्या है? मिश्रित वाक्य है। और यहाँ और, ठीक है, इसलिए आ रहा है तो क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। वाक्य रचना अशुद्धियां। वाक्य रचना की अशुद्धियां समान असावधानी, व्याकरण के नियमों के अनभिज्ञता आदि के कारणों से होती है। अशुद्धियों को दूर करने के लिए व्याकरण के नियमों की जानकारी भी आवश्यक है। वाक्य रचना की अशुद्धियां चार प्रकार की होती है।
अन्विति संबंधित, पदक्रम संबंधित, वाच्य संबंधित, अन्य अशुद्धियाँ, परसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय संबंधित, अनुरक्ति आदि अशुद्धियाँ। अन्विति संबंधित अशुद्धियाँ पढ़ेंगे। और अन्विति के नियमों के अनुसार कर्ता क्रिया का और विशेष्य और विशेषण में परस्पर लिंग वचन आदि की अन्विति आवश्यक होती है। बालक पढ़ता है, बालिका पढ़ती है। कर्ता क्रिया की अवनति की समान अशुद्धियाँ। कर्ता और क्रिया की। दरवाजे पर कौन आई? दरवाजे पर कौन आया होगा? ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? दरवाजे मतलब अशुद्धियाँ पढ़ेंगे। कर्ता और क्रिया की उन्नति की समान अशुद्धियाँ होंगी। ठीक है, चलिए। अध्यापक छात्र को बुलाए, अध्यापक छात्र को बुलाया, अध्यापक ने छात्र को बुलाया। ठीक है, ने, अध्यापक ने छात्र को बुलाया, यहाँ भी क्रिया संबंधित। आप कब आ रहे हो? आप कब आ रहे हैं? देखिए, रहे हो यहाँ पर क्या है? रहे हो। ये क्या है? क्रिया की कर्ता और क्रिया पे संबंधित अशुद्धियाँ। राम, मोहन और शीला बता सकती हैं। राम, मोहन और शीला बता सकते हैं। ठीक है, राम, मोहन, शीला बता सकते हैं। अब देखिए, चलिए ये देखिए, राम के अनुसार यहाँ पे क्या है? क्रिया लगा हुआ है, राम बता सकता है। चलिए यहाँ देखिए आगे। विशेष या विशेषण, विशेष या विशेषण होने की अशुद्धियाँ। काली कुर्ता सॉरी काली कुत्ता भौंक रहा है, या काला कुत्ता भौंक रहा होगा। ठीक है, काली कुत्ता थोड़ी बोलते हैं हम लोग। सड़क पर खड़ा हो छोटा बच्ची रो रही थी। सड़क पर खड़ा छोटा बच्ची, ये भी गलत है। यहाँ क्या होगी? सड़क पर खड़ी होगी, छोटी बच्ची रो रही थी होगा। तो यहाँ खड़ी छोटी, दो अशुद्धियाँ हैं। एक छोटा लड़की पानी में कूद पड़ा, एक छोटी, यहाँ क्या होगा? एक छोटी लड़की पानी में कूद पड़ी, पड़ा नहीं पड़ी होगा। आप अपना मीठा चाय मत, आप इतना मीठा चाय मत पीजिए। आप इतनी मीठी चाय मत पीजिए, मीठी होगा, इतनी होगी। तो ये सब अशुद्धियाँ हैं। क्या क्या है यहाँ पे? पहले में दरवाजे पर कौन, आई की जगह क्या होगा? आया होगा। अध्यापक छात्र को बुलाए, अध्यापक ने छात्र को बुलाई। ठीक है, बुलाया। ठीक। आप कब आ रहे हो? आप कब आ रहे हैं? राम, मोहन और शीला बता सकते, राम, मोहन और शीला बता सकते हैं। ठीक है, काली कुत्ता भौंक रहा है, काला होगा। सड़क पर खड़ा छोटी बच्ची, सड़क पर खड़ी छोटी बच्ची रो रही थी। एक छोटा लड़की पानी में कूद, एक छोटी लड़की पानी में कूद पड़ी होगा। आप इतना मीठा चाय मत पीजिए, आप इतनी मीठी होगी चाय मत पीजिए। अब देखिए, पदक्रम संबंधित अशुद्धियाँ। वाक्य में पदों की क्रम से संबंधित कुछ निश्चित नियम होते हैं। इन नियम से भिन्न पदक्रम वाक्य को अशुद्ध बना देते हैं। तो देखते हैं, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अशुद्धियाँ बहुत बार एग्जाम में पूछता है, 5-6 क्वेश्चन आते हैं, इसको सही से अच्छे से पढ़िएगा। एक गीतों की किताब ला दीजिए। गीतों की एक किताब हो जाएगा, क्योंकि पहले एक, देखिए, पदक्रम का है, पद को इधर उधर करना है बस। तो गीतों की, देखिए, गीतों की एक किताब ले आ दीजिए, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, गीतों की एक किताब ले आ दीजिए। कमीज ये किसकी है? ये कमीज किसकी है होगा। ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक। एक फूलों की माला लाइए, फूलों की एक माला होगा। बीमार को काटकर सेव खिलाओ, बीमार को सेव काटकर खिलाओ। वाक्य संबंधित वाक्य प्राय कृतवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में निरंतरण के समय क्रिया संबंधित परिवर्तन के नियमों की अनभिज्ञता से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। चलिए, उस नौकर
से बुला लो, उस नौकर से बुला लो, यह शुद्ध है। उसे नौकर से बुलवा लो, वह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया है, यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। पुलिस ने चोरों का पीछा किया, पुलिस के द्वारा होगा, चोरों का पीछा किया गया। छात्रों से परीक्षा नहीं दी गई। अन्य अशुद्धियाँ अन्य शुद्धियों में परसर्ग संबंधित, सर्वनाम संबंधित, उपसर्ग संबंधित, प्रत्यय संबंधित, की अशुद्धियां मुख्य हैं। जैसे परस्पर परसर्ग संबंधित अशुद्धियां, अशुद्ध। रोहण का एक बेटा है, रोहण की एक बेटा है। पेड़ में पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ पर या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तेजी में गाड़ी मत चलाओ, तेजी से गाड़ी मत चलाओ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रोहण का की जगह क्या हो गया है, के हो जाएगा। का की जगह क्या है, के होगा। का की जगह के होगा। यहाँ में की जगह से हो जाएगा। यहाँ तेजी में की जगह क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। मैं बैलगाड़ी पर आया हूँ, तो मैं बैलगाड़ी से हो जाएगा। पर की जगह क्या होगा, से आया। ठीक है, यहाँ क्या था, परसर्ग संबंधित अशुद्धियाँ। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय की अशुद्धियाँ। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय की, चलिए देखते हैं। समय की महत्वता समझनी चाहिए, समय का महत्व। ठीक है, समझनी चाहिए। वह बेफिजूल की बातें करता है, वह फिजूल की बातें करता है, फिजूल का बातें करता है। अब देखिए सर्वनाम संबंधित अशुद्धियाँ, सर्वनाम से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या तुमने कल आगरा जाना है। क्या, देखिए तुमने है, यहाँ तुम्हें होगा। तुम्हें कल आगरा जाना है। तुम्हारे को इससे क्या मतलब, तुमको इससे क्या मतलब, या तुम्हें इससे क्या मतलब होगा। ठीक है, मेरे को दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। मैंने थोड़ी देर बाद सोना है, मुझे देर बाद सोना है। तो यहाँ देखिए, तुमने, तुम्हारे, मेरे, मैंने। ठीक है, सब चेंज होके क्या, तुमने क्या चेंज हुआ, तुम्हें हो गया। सर्वनाम संबंधित ये शुद्धियाँ हैं। ठीक है, तुम्हारे यानी तुम्हें हो गया, मैंने या मेरे मुझे हो गया, मैंने मुझे हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, सर्वनाम संबंधित अशुद्धियाँ हैं। चलिए पुनरुक्ति की अशुद्धियाँ देखते हैं। भारत में अनेक दार्शनिक स्थल देखने योग्य हैं। भारत में अनेक दर्शनीय, ठीक है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, देखने योग्य हैं वो तो। ठीक है, पुनरुक्ति, यहाँ पुनरावृत्ति की गई है। ठीक है, दर्शनीय स्थल देखने, दर्शनीय में दोनों आ जाएगा, देखने योग्य आ जाएगा। दर्शनीय मतलब देखना ही होता है, पुनरुक्ति है, डबल बार लिख दिया गया। हम लोग यहाँ सकुशलता पूर्वक हैं, हम लोग यहाँ सकुशल हैं, सकुशल या पूर्वक दोनों पुनरुक्ति हो गई है, दो बार आ गया है इस वाक्य में, इसलिए शुद्ध हो गए हैं ये सारे वाक्य। ठीक है, और यहाँ पे एक ही बार आया इसलिए शुद्ध है। मुझे केवल मात्र 10 रुपये दीजिए, 10 का मतलब 10 रुपये का 10 ही होता है, मात्र लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे केवल 10 रुपये दीजिए होने चाहिए। सप्रमाण सहित उत्तर दो, सप्रमाण, सप्रमाण मतलब प्रमाण सहित उत्तर देना ही दोनों है। यहाँ पे सप्रमाण सहित उत्तर दो मतलब क्या है, एक ही चीज दो बार की जा रही है, इसलिए यह क्या है, अनुरक्त की अशुद्धियां हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। लास्ट, चलिए देखते हैं इसको। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्यों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानार्थक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, वाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विस्मयावाचक। रचना के आधार पर 3 प्रकार, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ है। चलिए एक बार और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या है।
देखिए यहाँ पे पहले हमने क्या पढ़ा, वाक्य पढ़ा, शब्दों के सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित और अर्थ प्रदान करे वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, वाक्य के कुछ गुण थे, सार्थकता था, युक्तता था और आकांक्षा था। आगे क्या था, और कौन से गुण थे, पदक्रम था, निकटता था और अन्वय था। वाक्यों के भाग थे, वाक्यों के कितने भाग होते हैं, वाक्यों के कितने भाग होते हैं, वाक्य के दो भाग थे। ठीक है, वाक्य कितने भाग थे, दो भाग थे। एक क्या था, उद्देश्य था, और एक क्या था, विधेय था, विधेय। ठीक है, विधेय। ठीक है, कर्ता ही जो होता है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, राम घर जाता है, ये क्या हो गया, विधेय हो गया, राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, रचना के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पे, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक दो तीन। पहला क्या है, साधारण, साधारण। दूसरा क्या है, संयुक्त, संयुक्त। तीसरा क्या है, मिश्रित, याद रखिएगा, मिश्रित। ठीक है, वह कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पे, संयुक्त वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये याद रखिएगा। अब देखिए, संयुक्त वाक्य में और से जोड़ा गया है, मिश्रित वाक्य में की। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे। देखिए, संयुक्त स्वतंत्र उपवाक्य, ठीक है, किंतु, परंतु, तथा और, ठीक है, आदि से जुड़े रहेंगे। ठीक है, जुड़ते हैं। और अमिश्रित उपवाक्य क्या है, जिसे, जो, जब, जिसने, जिन्होंने, की, क्योंकि आदि से जुड़ेगा तो आश्रित उपवाक्य होगा। संयुक्त मिश्रित वाक्य में ऐसे अधिकतर वाक्य समुच्चय बोधक द्वारा जोड़े जाते हैं, किंतु इन्हें वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य दो प्रकार, स्वतंत्र उपवाक्य, उपवाक्य होते हैं। अब देखिए, जब बारिश आएगी, मतलब मिश्रित वाक्य में एक दूसरे पे डिपेंड होता है। ठीक है, क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंड होता है। संयुक्त, साधारण वाक्य में सिंपल सिंपल होता है। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य और या किसी एवं में हेन तेन से जोड़ दिए जाते हैं। और मिश्रित वाक्य में दूसरा वाक्य क्या होगा, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है, दूसरा वाक्य उस वाक्य पे आश्रित होगा। यही मेन अंतर है। ठीक है, इस तरह हमारा ये क्या हो गया, चैप्टर समाप्त हो गया। इस तरह हमारा ये चैप्टर क्या हुआ, समाप्त। थैंक